कहानी की शुरुआत में हमें कौवर यानी मोची को दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक जूते बना रहा होता है। उसे जूते बनाने में महारत हासिल होती है और ये मोची और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। जूते बनाने के बाद जब ये अपनी शॉप से बाहर आता है तो उसकी बगल वाली शॉप का नाई उसको बोलता है कि बेटे तुम कब तक यूं ही ऐसे अकेले घूमते रहोगे, अपने लिए कोई लड़की देखो, उससे शादी करो और अपना घर बसाओ। यह सुनकर वो मोची बोलता है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जब मुझे करनी होगी तो मैं खुद कर लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैक की शॉप पर एक कस्टमर आता है जो कि एक गुंडा होता है। वो जैक को अपने जूते पॉलिश करने के लिए देता है। जैक जब उसके जूते पॉलिश करके उसको देता है तो वो उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी को बहुत गौर से देखने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। यह बात वो गुंडा भी नोटिस करता है और उसको बोलता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे पास सिर्फ ये एक घड़ी नहीं है, इसकी जैसी बहुत सारी हैं जिनसे मैं बहुत कुछ भी खरीद सकता हूँ और तुम्हारी 7 नस्लों को भी। इस तरीके से वो उसको इंसल्ट करके चला जाता है और जाते हुए वह जैक को बोलता है कि मैं तुम्हें शूज़ देकर जा रहा हूँ और ये मुझे शाम तक चाहिए क्योंकि मुझे इनको पहनकर एक पार्टी में जाना है। जैक उसके शूज़ ठीक करने लगता है तभी उसकी मशीन में एक चिंगारी निकलती है और उसकी मशीन ख़राब हो जाती है। ये देखकर वह जाकर मैकेनिक को कॉल करता है, उसको बोलता है कि मुझे अर्जेंटली अपनी मशीन ठीक करानी है, पर मैकेनिक उसको मना कर देता है कि 2-3 दिन तक मैं किसी वजह से नहीं आ सकता। यह सुनकर जैक घबरा जाता है क्योंकि उसे किसी भी तरह शाम तक उस गुंडे के जूते देने थे। तभी उसको याद आता है कि उनके बेसमेंट में उनकी पुरानी मशीन भी तो पड़ी है जिसको पहले उसके पापा और उससे पहले उसके दादा और उनसे पहले उसके परदादा यूज़ किया करते थे। और जब वह बेसमेंट में जाता है तो वो मशीन उसको दिख जाती है और वो अच्छी तरीके से चल भी रही होती है। ये देखकर जैक काफ़ी खुश होता है और उस मशीन को लेकर ऊपर अपनी शॉप में आ जाता है। ऊपर आकर वह उस गुंडे के शूज़ ट्राई करके देखता है क्योंकि वो उसने ठीक कर दिए होते हैं, वो भी 10 नंबर के होते हैं और उसको लगता है तो उसी के साइज़ के हैं। वो उन जूतों को ट्राई करता है और जैसे उन जूतों को ट्राई करता है तो वो गुंडे के रूप में बदल जाता है और ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और जूतों को वहीं उतार देता है। फिर जब गुंडा नहीं आता तब वह उन जूतों को लेकर शॉप बंद करके अपने घर आ जाता है। घर आकर वो दोबारा से उन जूतों को पहनता है तो वह दोबारा से गुंडे का रूप ले लेता है और इस वजह से वो काफ़ी चौंक हो जाता है और इस तरीके से वो घबरा भी रहा होता है कि ये क्या हुआ। फिर वो उन शूज़ को चेक कर रहा होता है कि कहीं इनमें कुछ मैजिकल पावर तो नहीं है। फिर वो अपने पुराने शूज़ पहनता है और देखता है कि वो उसी के रूप में है। तब वह सोचता है कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो शूज़ पहनने के बाद भी उसका रूप चेंज नहीं हुआ। तब वह सोचता है कि मैंने गुंडे के शूज़ अपनी नहीं बल्कि अपने दादा की मशीन से सिए थे, तभी लगता है उस मशीन के सीने की वजह से इनमें मैजिकल पावर आई है। यह सोचकर वह दोबारा किसी के शूज़ लेकर उस मशीन से जाकर सीता है और जब वह उस शूज़ को पहनता है तो वह वाकई उसके मालिक के रूप में आ जाता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है और इस तरीके से बहुत सारे शूज़ को सीकर उनके मालिक के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। यह सब देखकर हम मुझे तो काफ़ी हंसी आती है क्योंकि बिल्कुल बच्चों वाली हरकत कर रहा होता है। वो काफ़ी सारे शूज़ को पहनकर अजीब अजीब तरीके की हरकत कर रहा होता है। जैसे कोई 5 साल का बच्चा होता है, एक के शूज़ पहनकर वो उसके रूप में जाता है तो वो काफ़ी डेंजर होता है जिस वजह से वो घबरा जाता है। उसके बाद वो एक रेड कलर की सैंडल लेता है और उसको सीता है तो वो उसके मालिक यानी कि उस लड़की के रूप में आ जाता है और काफ़ी अजीब लग रहा होता है। अब वह दोबारा से उस गुंडे को शूज़ पहनकर अगले दिन अपने पड़ोसी वह नाई की दुकान में जाता है और देखता है कि नाई ने तो उसे ज़रा भी नहीं पहचाना और ये देखकर वह काफ़ी खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह किसी दूसरे आदमी का भेष ले पहनकर एक दूसरे होटल में जाता है और वहाँ पर बहुत महंगे महंगे खाने ऑर्डर करता है और खूब मज़े से खाता है। और उसके बाद जब वह बिल देखता है तो बाथरूम में जाकर दूसरे आदमी का रूप ले लेता है और उसके बाद मज़े से चीज़ खाता हुआ बाहर आता है। आते हुए वह देखता है कि एक आदमी के पास बहुत प्यारा सूटकेस होता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है तो वो उस आदमी का पीछा करता वह उस आदमी का पीछा करने लगता है और उस गुंडे का रूप बनाकर उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे शूज़ का साइज़ क्या है। वह आदमी उस गुंडे से बहुत ज़्यादा डरता था तो वो भी एकदम बता देता है कि मेरे शूज़ का साइज़ 10 नंबर है। उसके बाद वह गुंडा बोलता है कि मुझे तुम्हारे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, चुपचाप उतार कर दे दो वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। और क्योंकि वो आदमी उस गुंडे से बहुत ज़्यादा डरता है तो वह फ़ौरन अपने शूज़ उतार कर उसे दे देता है और फिर वह उसी आदमी का भेष बनाकर उसकी कार से पूरी सिटी को घूमता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वह बहुत अच्छे तरीके से पूरी सिटी घूमता है, काफ़ी इन्जॉय करता है। उसे ज़िंदगी में पहली बार इतना इन्जॉय करने को मिला था।
उसके बाद वह अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी बीमार माँ बिस्तर पर लेटी हुई होती हैं। वह उससे बहुत प्यार करता था और फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश होती तो तुम क्या मांगती? उसके बाद वो बोलती हैं कि मैं कुछ नहीं मांगती, मैं बस तुम्हारी माँ होकर रहना चाहती थी। फिर भी वो बोलती है कि अगर ऐसा होता भी तो मैं आखिरी बार तुम्हारे डैड के साथ डिनर करना चाहती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा डैड तो इस दुनिया में नहीं है। फिर वो अगले दिन अपनी दुकान पर आ जाता है और उसकी शॉप पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की आती है जिसे देखकर वो देखता ही रह जाता है। फिर वो उसको बोलता है कि मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके शूज़ एकदम फिट कर दूंगा। वो लड़की बोलती है हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे आज अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है। तो उसके बाद उसके शूज़ ठीक करके उसके दोस्त का रूप लेकर उसके घर पहुंच जाता है जहां पर वह लड़की बाथरूम में नहा रही होती है। वह भी अंदर घुस जाता है। उसके बाद उसको ध्यान आता है कि अगर गलती से भी उसने अपने शूज़ उतार दिए तो उसका असली रूप उसके सामने आ जाएगा और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा और पुलिस भी उसको ले जाएगी। ये सोचकर वह भागता हुआ अपनी दुकान पर वापस आ जाता है। फिर वह अपने डैड के शूज़ निकालकर उनको सीने लगता है और फिर उनको पहनकर अपने डैड का रूप ले लेता है। उसके बाद वह अपने डैड का रूप लेकर ही अपने घर जाता है जहां पर उसकी माँ उसके डैड को अपने सामने जिंदा देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और उनको हक करती हैं। उसके बाद वह दोनों आपस में मिलकर डिनर करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। उसके बाद वे थोड़ा सा डांस भी करते हैं। फिर वह अपनी मॉम को कमरे में सुलाकर अपने डैड के शूज़ उतारकर अलमारी में रख देता है और अगली सुबह जब वह अपनी मॉम के रूम में आता है तो वह यह देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। वह उनके पास जाकर रोने लगता है क्योंकि उसका उनके अलावा इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं था। उसके बाद वो अपनी मॉम का फ्यूनरल करता है, यानी कि उनको दफन वगैरह करता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और वह जैक को दुखी देखकर उसे सहारा देते हैं और बोलते हैं कि फिक्र ना करो, तुम्हारी मॉम अच्छी जगह है। उसके बाद वह अपनी शॉप पर आता है और वह गुंडा उसके पास आता है, बोलता है कि क्या भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारी शॉप पर आ रहा हूँ और शॉप हमेशा बंद ही मिलती है। तुमने मेरे शूज़ ठीक किए हैं या नहीं ठीक किए हैं? यह उसको बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। ये सुनकर गुंडा बोलता है, अच्छा सुनकर दुख हुआ, अब तो ये बता तूने मेरे शूज़ ठीक किए हैं नहीं किए हैं? ये सुनकर जैक बोलता है कि मैंने तुम्हें एक पर्ची दी थी, वो मुझे वापस दो। तो गुंडा बोलता है, कौन सी पर्ची, कैसी पर्ची? मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। तो ये सुनकर जैक बोलता है कि तो ठीक है, मेरे पास भी कोई शूज़ वगैरह नहीं है। सुनकर गुंडा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि चुपचाप मेरे शूज़ दे दे वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। अब ये बोलकर वे गुंडा वहाँ से गुस्से में झलियाता हुआ बाहर चला जाता है। तो जैक उसका पीछा करने लगता है और वह अलग अलग तरीके से उसके पीछे जाने लगता है और वह फिर कस्टमर का रूप लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। वह अलग अलग लोगों के शूज़ बदलता रहता था क्योंकि उसने अपने बैग में हर किसी के शूज़ रख रखे थे ताकि गुंडे को इस पर शक ना हो। उसका पीछा करते करते उसको पता लगता है कि ये तो गुंडा बहुत ज़्यादा डेंजर है, लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट करता है और उनसे पैसे। अब जैक उसी असली वाले गुंडे का रूप लेकर उसके घर में आ जाता है जहाँ पर उस गुंडे के दोस्त उसे असली गुंडा समझकर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसका बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं होता और फिर वह उसका घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब जैक उसके घर से एक सूटकेस निकल कर लाता है जहाँ पर तरह तरह की गन होती हैं। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि ये सब इतनी सारी गन्स यहाँ पर क्या कर रही हैं। उनमें से एक गन शॉट देने वाली भी थी जिसे वो अपने हाथ पर ही लगाकर टेस्ट करता है और उसे इतनी ज़ोर का झटका लगता है कि वह कई घंटों तक के लिए बेहोश हो जाता है और जब वह उसकी आंख को खुलती है तो वह उठता है और दोबारा से गुंडे का भेष बनाकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे वो बाहर आता है उसे असली वाला गुंडा दिख जाता है। वह अपने बहरूपे को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि समझ नहीं आ रहा था उसका दूसरा बहरूपिया आया कहाँ से। वो जैक को मारने लगता है और उसे जान से मारने वाला ही होता है। तभी जैक उसे शॉटगन से बेहोश कर देता है जिसका झटका इतनी तेज़ होता है कि वह गुंडा भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैक शूज़ पहनता है और उसका फ़ायदा उठाकर वह गुंडे को एक रस्सी से बांध देता है। जब गुंडे की आँख खुलती है तो उसके सामने एक बच्चा बैठा हुआ होता है। यकीनन वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है। वह गुंडा उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो और तुमने मुझे ऐसा क्यों बांधा है? तो वो बोलता है कि मुझे बस तुम्हारी महंगी महंगी घड़ी चाहिए और कुछ नहीं। ये सुनकर गुंडा हंसता है और बोलता है कि मैं तो नहीं बताऊँगा और एक बार मुझे यहाँ से छूटने दो, फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह कहता है तो वो बच्चा हंसने लगता है। बच्चा बोलता है कि मुझे जान से मारने के लिए पहले तुम्हें इन रस्सियों को खोलना पड़ेगा जो कि मुमकिन नहीं। उसके बाद वह चला जाता है और उस और लड़की का भेष बनाकर उसके पास आता है और बोलता है कि चुपचाप मुझे उन घड़ियों का पता बता दो और ना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद रखोगे। अब ये बात सुनकर गुंडा डर जाता है और उसे उन घड़ियों का बता देता है। उसके बाद जैक उन घड़ियों को निकाल लेता है और जैसे ही जाने वाला होता है तो वो
और लोग से उन दोनों लड़कों को देखता है तो अंदर जाकर जैक से पूछता है कि बताओ ये दोनों लड़के कौन है। तो जैक बोलता है ये दोनों मेरे ही लड़के हैं और मेरे एक इशारे पर किसी को भी कहीं भी मार सकते हैं। जैक उससे सीरियस होकर पूछता है कि चुपचाप जल्दी सच सच बताओ कि लोग कौन है। तो बोलता है ये मेरे बंदे और आज हमें किसी को मारने की सुपारी मिली थी और हमें उसका एडवांस लेने जाना है। तो वो पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे लेने जाना है। तो बताता है हमें $50,000 लेकर जाना है। ये सुनकर जैक बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस गुंडे को दोबारा उसी शॉर्ट्स गन से बेहोश कर देता है और ख़ुद उसका रूप लेकर उनके साथ चला जाता है, क्योंकि उसने इतने सारे पैसे ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे और उसके मन में लालच आ गया था। तो वह उसका रूप लेकर बाहर आ जाता है और उनके साथ जाने लगता है। वह सभी मिलकर एक शहर के बहुत ही अमीर लोग के घर जाते हैं, जहाँ पर वह एक लेडी से मिलते हैं। वह उन्हें $50,000 एडवांस देती है और बोलती है कि बाकी काम होने के बाद अब वहाँ से पैसे लेकर ये सभी लोग घर आ जाते हैं। और जैक फिर से उस लेडी का रूप लेकर घड़ी लेने अंदर जाता है। तो तब तक उस गुंडे ने खुद को आज़ाद कर लिया था और वो जैसे गेट ओपन करता है तो गुंडा उस पर गन तान लेता है और वो उसको बेहोश कर देता है। फिर उसके होश में आने के बाद वह उसे जान से मारने की कोशिश करता है और इसी कश्मकश में जैक अपने पैर पटकने लगता है, जिस वजह से उसका एक जूता निकल जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर गुंडा काफ़ी शॉक हो जाता है और वो डरकर पीछे हट जाता है और जैसे ही जैक वहाँ से भागने लगता है वो उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे दोबारा से मारने लगता है। और फिर वह उसे दोबारा से बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। इस वजह से जैक अपनी हाई हील्स की सैंडल उसके मार देता है और वो सीधे जाकर गुंडे के गले में घुस जाती है और उसके गला फट जाता है और बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और अभी वहीं पर उस गुंडे की मौत हो जाती है। देखकर जैक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और वह सोचने लगता है कितना बड़ा गुनाह उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। इसी के गिल्ट में वो अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर पुलिस ऑफिसर्स को सब बता देता है। वे सब लोग मिलकर जब मैक्स के यानी कि उस गुंडे के घर जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता और जैक देखता है वहाँ पर ना तो घड़ियाँ थी और ना ही पैसों का भरा हुआ बैग। अब ये सब कुछ देखकर वो पुलिस वाले काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि जैक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो पागल है। यह बोलकर वो वहाँ पर उसको छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि उन्हें इसने फंसाया है और वो जैक को काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो वापस अपनी दुकान पर आ जाते हैं और हाई हील्स को उठाकर देखने लगता है, जो कि बिल्कुल ठीक कंडीशन में वहीं रखी हुई होती है। वह सोचता है कि अब ये किसने किया। ये सब होने के बाद वह अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है तो बगल वाला नहीं आकर उसको बोलता है कि जैक बेटे तुम ये क्या कर रहे हो? जब से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है ना तो तुम ठीक से शॉप खोलते हो, ऐसा कब तक चलेगा? इस पर शॉप उस बगल वाले शॉपकीपर को बोलता है कि अंकल मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ, मुझे किसी को पैसे देने हैं और मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, आकर इस मसले पर बात करेंगे। तो वे अंकल बोलते हैं कि बेटे तुम्हारे पास जो पैसे हैं तुम उसे खुद पर खर्च क्यों नहीं करते हो? इतना भला बनने की ज़रूरत नहीं है। अब उस शॉपकीपर की बात सुनकर जैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो भला इंसान था। वो उसे धक्का देकर बिना टैक्सी लिए वहाँ से पैदल ही उस औरत के पैसे देने चला जाता है। वहाँ पर पहुँचकर वे उसको बोलता है कि अब तो वह उसी औरत का रूप लेता है और बोलता है कि अब तो वह गुंडा नहीं रहा तो आपका काम नहीं हो सकता, तो मैं आपके पैसे वापस लौटाने आया हूँ। जिस पर ग्रीन बेल्ट बोलती है कि मुझे इन पैसों से कोई मतलब नहीं है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस अपना काम पूरा चाहिए। जो कहने के बाद वह अपने आदमी से जैक पर हमला करवा देती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर वह उसे अगवा करके कहीं ले जा रहे होते हैं और जब गाड़ी में उसको होश आता है तो वह उस लेडी के जूते हटाकर उस डरावने वाले इंसान के शूज़ पहन लेता है, जिसको देखकर ये दोनों गाड़ी वाले काफ़ी हद तक डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबराते हुए इनका गाड़ी पे से बैलेंस हट जाता है और इनकी गाड़ी एक जगह जाकर ठुक जाती है, जिसमें ये दोनों आगे बैठे हुए लोग तो घायल हो जाते हैं। लेकिन जैक बड़े ही आराम से शूज़ बदलता हुआ वहाँ से आ जाता है। और अगले दिन जब वह कोक पी रहा होता है अपनी शॉप में बैठा हुआ तो उसकी कोक किसी कागज़ पर गिर जाती है और जब वह वहाँ से कागज़ हटाकर दूसरे कागज़ को देखता है तो उसे पता लगता है कागज़ एक जर्नलिस्ट लड़की ने ऐड किया है, जो कि उसी बुड्ढे के बारे में है जिसको मरवाने के लिए ग्रीन बेल्ट ने उन्हें पैसे दिए हैं। तो वो अगले ही दिन उस कागज़ को लेकर वहाँ से अपने शॉप से भागता हुआ जर्नलिस्ट के पास जाता है और वहाँ उसके पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। फिर वे दोनों मिलकर उस बूढ़े इंसान के घर जाते हैं और उसे ग्रीन बेल्ट के बारे में सब कुछ बताते हैं। सुनकर वह बूढ़ा आदमी उन दोनों को अंदर बुलाता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे बता दिया कि कोई मुझे मारना चाहता है और वह मुझसे मेरा घर छीनना चाहते हैं, पर मैं घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसमें मेरी बचपन की यादें हैं, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ।
तो मैं मरूंगा भी यहीं। अब ये सब कुछ सुन के मैक्स को आइडिया आता है। वो उनसे पूछता है कि अंकल आपके जूतों का साइज़ क्या है? तो वह बोलता है 10.5। अब ये सुनकर जैक बोलता है ओह परफेक्ट प्लान है। फिर वो अगले दिन उस बूढ़े आदमी का भेष बनाकर ग्रीन बेल्ट से मिलने जाता है और उसको बोलता है कि मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे $1,00,000 चाहिए। ये सुनकर ग्रीन बेल्ट मान जाती है क्योंकि यह डील अच्छी थी। उससे अगले दिन जैक वे सारे पैसे लेकर उस बूढ़े आदमी के घर जाता है और उसे अपने साथ लेकर एयरपोर्ट पर छोड़ देता है क्योंकि बूढ़े आदमी को अपने बेटे से मिलना था। फिर ग्रीन बेल्ट अपनी कार लेकर बूढ़े आदमी के घर को चेक करने जाती है कि उसने घर खाली किया है या नहीं, पर वह वहाँ पर बैठा हुआ होता है। असल में वह ग्रीन बेल्ट के सामने जो बैठा हुआ होता है वो बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि मोची जैक होता है। ग्रीन बेल्ट पूछती है कि तुमने पैसे लेने के बाद भी अभी तक ये घर खाली क्यों नहीं किया था? बूढ़ा आदमी बोलता है कि कौन से पैसे, कैसे पैसे, तुमने तो मुझे अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। यह सुनकर वह ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उस बूढ़े आदमी को बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें $1,00,000 दिए हैं। अब वो बूढ़ा आदमी मना किया जा रहा था जिससे ग्रीन बेल्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने की धमकी देती है। तभी पीछे डोर से एक रिपोर्टर कैमरा लेकर ग्रीन बेल्ट के सामने आता है। रिपोर्टर को देखकर ग्रीन बेल्ट बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वह लाइव जा रही थी। इसको गुस्सा दिलाने के लिए जैक और भी ज़्यादा हरकत करता है और उसकी तरफ एक आंख मार देता है। वो उसको मारने के लिए दौड़ जाती है और सब कुछ लाइव चल रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब अगले दिन वह रिपोर्टर लड़की जैक के पास आती है और उसको थैंक्स बोलती है और बोलती है कि चलो शाम को डिनर पर चलते हैं। क्योंकि जैक भी उसको पसंद करता था तो वो उसको हाँ बोल देता है। अब जैक गुंडे का रूप लेकर उसके दोस्त के पास जाता है जो कि गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई थी। उसको मनाने के लिए वो महंगी वाली घड़ी उसको गिफ्ट में देता है और बोलता है कि आई एम सॉरी। अब उसको गिफ्ट देकर जैसे वो बाहर आ रहा होता है कि कुछ लोग उसको असली गुंडा समझकर अगवा कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं। जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मैक्स भी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो नई अंकल की शॉप में होता है जहाँ पर नई अंकल उसका कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ दे रहे होते हैं। बोलते हैं कि बेटा लो इसको खा लो, तो जैक बोलता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है अंकल, मैं ये नहीं खाऊंगा। तब नए अंकल उसको फोर्स करते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुम ये खा लो, तुम्हारे जिस तरीके से तुम एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। अब ये सुनकर जैक तो चौंक जाता है, बोलता है कि आप लोग को ये सब कैसे पता? तो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ नाई हूँ, मैं भी एक मोची हुआ करता था और मैंने भी ये सब कुछ बहुत पहले से किया है। अब वो उसको ज़बरदस्ती दवाई देने लगते हैं। फिर वह उसको बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही बहुत तरीके से अपने रूप बदलता था और जब वह अपने शूज़ उतारते हैं तो देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जैक के डैड होते हैं, जिन्हें देखकर जैक काफ़ी शॉक हो जाता है। वह बताते हैं कि वह सालों से नाई का रूप लेकर उसके बगल वाली शॉप में रह रहे थे और उस गुंडे की लाश को भी उन्होंने ही वहाँ से गायब किया था और पैसों का बैग भी उन्होंने ही जैक की शॉप में लाकर रखा था ताकि उनके बेटे पर कोई मुसीबत ना आए। अब ये उस दिन वे उसे यही समझा रहे थे कि ये पैसे तुम अपने लिए खर्च करो, पर जैक ने उनकी बात नहीं मानी और पैसे लौटाने चला गया। अब उनको अपने सामने देखकर जैक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उनको हक भी करता है। फिर वह अपने डैड से पूछता है कि क्या आपको मेरी या मॉम की ज़रा भी याद नहीं आई? तो उसके डैड बोलते हैं आई हर पल आई, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं तुमसे तो मिल लेता था पर तुम्हारी मॉम से नहीं मिल पाता था क्योंकि मेरे बुरे कामों की वजह से कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। और इस बात को सुनकर जैक पूछता है कि डैड हमारे पास जादू मशीन कहाँ से आई? तो वो बताता है कि वह तुम्हारे परदादा को एक फरिश्ते ने दी थी जो हमारी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आया और तुम्हारे परदादा ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए उन्होंने हमें तोहफे के रूप में ये जादुई मशीन दी। अब ये सुनकर बोलता है कि चलिए डैड घर चलते हैं। तब उसके डैड बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद वो उन्हें कुछ अपनी ख़ानदान की विरासतें दिखाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारे शूज़ होते हैं जो उसके डैड बताते हैं कि उसके परदादा के ज़माने से लेकर अब तक के हर अमीर इंसान के शूज़ हैं जिन्हें पहनकर वो उनका रूप ले सकते हैं। अब वह दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं तो उसके डैड बोलते हैं आगे से नहीं पीछे से चलेंगे। जब वो पीछे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ खड़ी हुई होती है। तब उसका डैड बताते हैं कि बेटा हमारे पास ये मर्सिडीज़ और ये शूज़ वगैरह के अलावा एक बिज़नेस और है ड्राई क्लीनिंग का। तो ये रूप बदलने वाला बिज़नेस सिर्फ जूतों में नहीं बल्कि कपड़ों में भी चलता है, जिस पर हम ये इस मशीन से टाँके लगाकर बिज़नेस करते हैं। और यह मूवी यहीं पर एंड होती है और ये दोनों अपने घर पर खुशी खुशी चले जाते हैं। गाइस आप लोगों की मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।